Good afternoon, students. Welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, in this class we discuss the parties and party system in India. Firstly, we discuss the challenges of nation building. ठीक है. Firstly, we challenges the nation building. What are the main challenges when we make a nation for a democratic, to set up of a democratic in the territory of India, to set up in a country. ठीक है. So we read the first point that जब पार्टीशन हुआ इंडिया का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947, तो इंडिया ने फेस किए सीरियस चैलेंजेस. लाइक आपने देखा होगा, देर आर द मैनी पीपल्स फ्रॉम माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया. ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान. सो व्हेन द नेशनल यूनिटी को, जब नेशनल यूनिटी की बात की गई तो बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मर्ज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था. इंडिया में एवरी सोसाइटी जो है हैव इन डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, एस्पिरेशन एंड नीड्स टू इट्स मेन एम टू रिजॉल्व दिस डिफरेंसेस. इसका मेन मकसद था कि हम क्या करें, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें और क्या करें, इंडिया ये डिसाइड करे कि वो क्या करे, डेमोक्रेसी के रास्ते पर चले, डेमोक्रेसी के में पाथ पर चले. ओके, सो फर्स्टली द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so the election commission was set up in 26 Jan 1950. That time the country have maintained the democracy to set up a proper maintain the peace and cooperation for all the communities, all the groups. Okay, its main aim to conduct the elections of peacefully and cooperation. So the election commission of India was set up in the election commission India set up in Jan 1950. Sukumar Sen, it's a 50. Sukumar Sen has appointed the first chief election commissioner. Okay, so the next point is following holding what is the main aim of the election commission. But you know that in the year of 2022 we see that elections are conducted. Firstly there are the many constituencies in India, तो वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं. तो जो इलेक्शन कमीशन है ना, इसने भी जब फर्स्ट इलेक्शन को कंडक्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसने फेस किया. होल्डिंग द इलेक्शंस रिक्वायर्ड डीलिमिटेशंस एंड ड्राइंग द बाउंड्रीज़, की बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना या डीलिमिटेशन करना कि किस तरीके से हम करेंगे वो. इट रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रल रोल्स को बनाना और सिटीज़न की लिस्ट बनाना कि कौन एलिजिबल है वोट डालने के लिए. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे. आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी का वर्क है, टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड हैं थोड़ा बहुत बस उस टाइम पे, पर उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं थी. तो दिस इज़ द मेन चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि हम किस तरीके से इन इश्यूज़ को या इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे. ओके, ओनली 15% आर एलिजिबल वोटर्स फॉर लीड रेट. देखो, सिर्फ 15% ही लोग जो थे वो वोट कर सकते थे, और वही लोग जो 15% लोग वोट कर सकते थे वही पढ़े लिखे थे. ठीक है, अब लोगों के लिए वोट डालना एक पता होना चाहिए ना कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, इसकी क्या एटलीस्ट अवेयरनेस इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल द पीपल्स. तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है कि इसके लिए ये भी प्रॉब्लम थी कि हम किस तरीके से जो पीपल हैं उनको क्या करें, अवेयर करें. And then the vast size of country was very big challenges. The most important challenges to in the path of the election commission that the vast size, बहुत बड़ी कंट्री थी, इसके लिए ये बहुत बड़ा challenges था. अगर इन केस अगर अरुणाचल में चले जाओ, गुजरात से लेके अरुणाचल तक, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, तो कितने बड़े challenges हैं, कितनी टेरिटरी है, तो पूरी constituencies को maintain करना it's a very difficult and it's a main challenges to face the election commission in the time of 1950s. India experience with universal adult franchise means that right to vote appeared very bold and risky. First general election, ठीक है, ये जो है ये इसके साथ है. फर्स्ट जनरल इलेक्शन क्या थी? फर्स्ट जनरल इलेक्शन was held in October 1951 to Feb 1952. ये 6 मंथ चली एंड देन कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड. देखो 6 महीने, और उस टाइम पे ईवीएम भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे पोलिंग ही हुआ करता था. दैट्स द एक तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड तो होना ही होना था, क्योंकि पूरी चिट्स को हम क्या करते, पहले देखते कि कौन से पर्सन ने किसको वोट किया है.
India's general election in 1952 become a landmark in the history of the democracy all over the world. हाँ, क्योंकि इट प्रूव द डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिसाइज एनी, इस तरीके से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिशमेंट करना कहीं पे भी किसी भी कंट्री में नहीं हुआ था दुनिया की, वर्ल्ड की। ओके, उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 1952 में कांग्रेस पार्टी ने जीता। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम टर्म इन सीट्स 116 सीट्स। स्टेट हैव वेयर आल्सो हेल्ड इन द लोकसभा इलेक्शन। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो मेन डोमिनेंस रहा वो किसका ही था? कांग्रेस का ही था। लोग इतने अवेयरनेस नहीं थे और लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पे प्रोमिनेंट लीडर जो थे वो कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे। ओके, उसके बाद है कांग्रेस कोड जो थी वो विक्ट्री इन द स्टेट ऑफ इलेक्शन, इट वन 8 एंड देन इट वन। ठीक है, इट वन ए मेजॉरिटी सीट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सपेक्ट कोची, मद्रास एंड ओडिशा। ठीक है, इन एरियाज़ में इसकी इतनी डोमिनेंस नहीं थी और बाकी में ये अच्छी थी। कांग्रेस मेंटेन 1957 to 62, इट्स नॉट अ 02, इट्स अ 62। सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, ये आपको पता होगा, चाहे वो 52 के हों, 57 के हों, 62 के हों। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था, इनका डोमिनेंस था। ठीक है, उसके बाद द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वाज एन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। हाँ, देखा गया, हमने देखा कांग्रेस ने क्या किया, वेल ऑर्गेनाइज्ड किया, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस आकर इंडिया, ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क इन द लोकल लेवल्स लाइक IITs को ओपन किया, बहुत सारे नीति आयोग को इस्टेब्लिशमेंट किया, बहुत सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, बहुत सारे स्टेट्स को या बहुत सारी कम्युनिटीज़ को प्रिजर्व किया। ठीक है, तो इट इंक्लूसिव नेचर मेड, हाँ, एंड देन अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द, हर एक सोसाइटीज़ में इन्होंने क्या किया, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया और अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित किया, जिससे क्या हो सके, लोगों के राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके और डेमोक्रेसी को सेटअप किया जा सके। नेक्स्ट है कांग्रेस एंड सोशल आइडियोलॉजी। कोलिजन गवर्नमेंट व्हेन द two or more than two parties merged and formed the government is also known as a coalition government। इस टाइम पे the Congress became social coalition representing an India diversity in term of classes, caste। और इस टाइम पीरियड पे ना, और हाँ, when the first general election held, India is the main dominance in the caste, because in the we have also seen that the current scenario caste जो है वो क्या करती है, इतना बोलबाला नहीं है in the urban areas, बट इन द रूरल एरियाज कास्ट प्ले डोमिनेंस रोल। बट आप देखोगे आज के टाइम पे, बट उस टाइम पे कास्ट का बहुत बड़ा रोल होता था। कास्ट के लिए ही, कास्ट की वजह से भी लोगों के बीच में क्लैशेस आ जाते थे। अगर आप BR अम्बेडकर की स्टोरी पढ़ेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया था। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज़, उसके बाद है मैनी ऑफ दिस ग्रुप आइदर मर्ज, बहुत सारे ग्रुप मर्ज हुए क्या कांग्रेस में, आर देन नॉन कांग्रेस इन अपने अपनी आइडियोलॉजी के बिलीफ के बेसिस पे। ठीक है, और दस कांग्रेस बिकम एन आइडियोलॉजी कोलिजन और एज वेल। ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। कोलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस मेड इट स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसका मेन मीनिंग ये है कि जब कोलिजन हुआ ऑफ ऑल दोज द पार्ट, इट स्ट्राइक बैलेंसिंग एंड आर्ट मोस्ट ऑल द इश्यूज़ को देखे गए, हर इश्यूज़ को डिस्कस किया। देखो, जब एक पार्टी मेन डोमिनेंस में होती है, अगर एक मेजॉरिटी सीट्स जीत जाती है पार्टी, तो जो दूसरे अपोजिशन लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम अपोजिशन की पार्टीज़ को सेटअप करें, ताकि क्या हो सके, हम एक प्रॉपर स्टेट में क्या कर सकें, अपने तरीके से रूलिंग या अपने तरीके से गवर्नमेंट को चला सकें। बट द कोलिजन नेचर ऑफ कांग्रेस डेवलपिंग ए ग्रेट टॉलरेंस, इन्होंने भी इनको टॉलरेंस किया या फिर डिफरेंट एकमोडेटेड किया उनकी एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, जो कि जिनके बहुत सारे ग्रुप्स थे। ठीक है, उसके बाद है इफ़ ए ग्रुप वॉज, मतलब जब अगर इन केस कोई ग्रुप सेटिस्फाइड नहीं होता है फॉर द पोजीशन ऑफ द पार्टी से, तो दे रिमेन इनसाइड द पार्टी, वो जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आया राम गया राम। ठीक है, एक स्लोगन था ये। ठीक है, उसके बाद दे रिमेन इनसाइड द पार्टी एज फाइट द अदर ग्रुप रेदर देन दे लीव द पार्टी एंड बिकमिंग द अपोजिशन।
ठीक है। अगर वो उस पार्टी के साथ रहता है तो वो उसका मेंबर है, अगर इनके पास दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो उसका ऑपोजिशन हो जाता है। ये तो आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार करंटली भी आपने कितनी बार देखा है लोग पार्टीज़ ही चेंज कर देते हैं। अभी करंटली इलेक्शंस हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, तो आपने भी देखा है ना, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं सीट्स की वजह से भी इलेक्शंस में खड़े होने के लिए अपनी पार्टीज़ को ही चेंज करने, कभी उधर। तो ये लाइन्स उसी को शो करती है, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मे भी किसी स्टेटमेंट में पूछा जाए कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है या अपोजिशन पार्टी क्या होती है, रूलिंग पार्टी क्या होती है, तो ये याद रखना है आपको। यूनिक फेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, कौन सा यूनिक फेस था इंडियन पॉलिटिक्स में? पहला जो थे वो सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नायर वॉज आल्सो इन्वाइटेड टू ज्वाइन गवर्नमेंट बाई नेहरू, बट जो इनके रिलेशनशिप थे ना, पॉलिटिकल एडवर्सरीज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग विद द कंपटीशन बिटवीन पार्टीज बिकम इंसेंस। देखो इनका जयप्रकाश नारायण का अगर आप इनको पर्सनली स्टडी करते हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप इनको पर्टिकुलरली बुक में स्टडी करते हो तो इनका पॉलिटिक्स में इतनी आइडियोलॉजी नहीं थी, बट व्हेन देयर आर मैनी क्राइसिस आर हेल्ड इन इंडिया, तब उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में क्या रखा, पाँव रखा। उसके बाद इन्होंने लोगों के राइट्स के हित के लिए, लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। और बहुत सारी पॉपुलर मूवमेंट्स के ये लीडर बने, बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर बने, जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अगर आप देखो, बिहार मूवमेंट्स में आप देखो, तो ये उन मूवमेंट्स में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा फॉर कंट्री। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होती हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है और वो साथ में मिलके आती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं और पावर को होल्ड करती हैं ताकि गवर्नमेंट को चला सकें। इनके फंक्शन क्या होते हैं वो हमें नीचे बताए गए हैं। कंटेस्टिंग इलेक्शंस, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को मेक करना, ठीक है। मेकिंग लॉ, ठीक है। The main aim of the political parties is to making the law, policies and programs को make करना, making law को बनाना, its main aim to making the law, formation of the government, political parties, ठीक है। तो ये क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक फंक्शन होता है। प्लेइंग अपोजिशन, हाँ ये भी एक मेन फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट वन है एमरजेंसीज ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। जो एमरजेंसीज है, एमरजेंसीज ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, इंडिया जो है एड ए लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन। हाँ आपने देखा होगा अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बोलबाला होता है कंट्रीज़ में, चाहे वो लोकसभा असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो एक पंचायत के हों। आपने देखा होगा हर जगह पे अपोजिशन आपको देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। इनका भी क्रूशियल रोल होता है टू मेंटेन और बट ये एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टम से ये चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्रिटिसाइज़ करती है रूलिंग गवर्नमेंट को उनके नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टीज, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पतावर्धन, अशोक मेहता इज आल्सो ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन। मैनी पार्टीज इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक समाजवादी पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इज फॉर्म्ड इन बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं इनकी थ्योरी को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और जो डेट्स हैं उनको ही आप रिकॉल करेंगे, देखेंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। एंड देन उसके बाद है प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1967 इलेक्शन। ये जो इलेक्शंस है ये यहाँ आएगी, ये इलेक्शंस यहाँ आएंगी, ठीक है। द ईयर 1967 इज़ रिगार्डेड एज द लैंडमार्क ईयर। ये जो ईयर है ना, ये जो ड्यूरिंग प्रॉब्लम इन द जो ईयर 1967 में ना यहाँ पे लैंडमार्क ईयर था इंडिया के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। जो कंट्री ड्यूरिंग 1967 के इलेक्शंस में एक्सपीरियंस मेजर चेंजेस देखी गई, जैसे 2 प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड क्विक, मिस्टर इंदिरा गांधी एंड देन सेकंड वन इज़ द लाल बहादुर शास्त्री। ओके, सो आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री एज वेल एज इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई, तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैशेस को देखा गया हमारे, ठीक है। उसके बाद है 1991 में आपने देखा 1991 में हुआ डेवोल्यूशन हुआ इंडियन रुपीज़ का, करेंसीज़ का रिफॉर्म्स हुए, तब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुए,
गवर्नमेंट ने ट्रीट किया, प्रोटेस्ट लाइक स्ट्राइक्स पे चले गए, धरना पे चले गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज हुई। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज़ ने लॉन्च किए स्ट्रगल्स और ग्रेटर इक्वालिटी को प्रमोट किया एज द पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। ठीक है, जो पीरियड था द पीरियड आल्सो विटनेस सम ऑफ द विटनेस हिंदू मुस्लिम राइट्स के क्लैशेस हुए फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद है पार्टी सिस्टम। ठीक है, इसको रीड कर लीजिए, व्हाट इज़ नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, उसके बाद है पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम रेफर्स टू जो है इट इज़ ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीज़ विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे क्या बताया जाता है, डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टीज़, कि बहुत सारी नंबर ऑफ पार्टीज़ दैट कंप्लीट इफेक्टिवली इन पॉलिटिकल कल्चर। क्या करें वो पॉलिटिकल कल्चर को क्या करें, इफेक्टिवली रोल प्ले करें। देयर आर द मेजर 3 टाइप्स ऑफ पार्टीज़ लाइक इन इंडिया। आपने देखा होगा, आपको वन पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम। यू हैव आल्सो क्लैरिफाई फॉर दैट वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम एक ओनली वन रोल हो, ठीक है। उसके बाद बाई पार्टी 2 सिस्टम हो। जैसे अगर वन पार्टी की बात करें तो यहाँ पे चाइना के एग्जांपल, यहाँ पे मैंने चाइना एग्जांपल नहीं दिए, चाइना, बाई पार्टी यूएसए, मल्टी पार्टी इंडिया। अगर बाई पार्टी सिस्टम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट फर्स्ट 3 इलेक्शन में वन पार्टी सिस्टम को देखा गया हमारे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स में ये बताया गया कि कौन सी पार्टी कौन सी स्टेट में कौन सी पार्टीज लाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद इट इंक्लूड पावरफुल स्टेट लीडर लाइक एस.के. पाटिल, बॉम्बे सिटी से बिलोंग करते थे। देखो ये जो मेन लीडर्स हैं ना, ये आपको देखने हैं कि कौन से लीडर कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट पर्टिकुलरली ये नहीं पूछे जाएंगे। आपको प्रोमिनेंट लीडर ही पूछा जाएगा किसी पार्टी का, में भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे CUET में। आपको ज़्यादातर जो डीपली होगा ना कि इस स्टेट से कौन सी पार्टी ने कितनी सीट्स जीती, नो ऐसा नहीं होगा। आपको मैच द फॉलोइंग्स में इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद है इवेंट विच इन्फ्लुएंस द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कौन से इवेंट देखे गए जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ। कांग्रेस पार्टी was evident during the 1960s presidential elections. The post of presidential all vacant that year after the death of the Zakir Hussain। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, the Congress president Nagal Gappa issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of संजीवा रेड्डी। ठीक है, इसके बीचेस में भी इस टाइम पीरियड पे भी ये क्लैशेस हुए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जब एक पार्टीज़ में इंटरनली ही क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाएं तो वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाती है, सिंपली। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का भी यही एक मेन रहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी क्या किया, कांग्रेस पार्टी का भी ये स्प्लिट हो गई, टूट गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेन ब्रेक डाउन हो गया या स्प्लिट हो गया, कांग्रेस में बंटवारा हो गया। ठीक है, इलेक्शंस के बाद में भी बहुत सारे क्लैशेस हुए, बहुत सारी चेंजेस की देखी गई हमारे कंट्रीज़ में। देखो ये चैप्टर जो है वो इलेक्शन सिस्टम, अगर आप 1952 से स्टार्ट करते हैं, अगर आप 1952 से स्टार्ट करते हैं तो अगर 1923 तक पढ़ना पड़ेगा ना आपको। बट आपके सिलेबस में जो मेन है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हैं। ठीक है, इस तरीके से आप रीड करोगे कि आपको क्या हो जाए, सभी कोई भी पॉइंट्स आपका ना छूटे। ठीक है, उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ प्रेवेसी पर्स। इसके बाद में क्या था, इसमें क्या था कि हम क्या करते, आपने देखा होगा जब हमने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया तो उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है वल्लभ भाई पटेल, उनके सामने ये चैलेंजेस था कि हम किस तरीके से सारी स्टेट्स को मर्ज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सभी स्टेट्स को एक एक्स्ट्रा राइट दे दिए कि आपको जो आपकी जो रियासतें हैं, ठीक है, आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको क्या होगा, अलग से एक हम इंडियन यूनियन ही आपको क्या करेगा, अलग से प्रोटेक्शन देगा या अलग से आपके राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा। अगर 67 की बात करें तो इंदिरा गांधी ने डिमांड किया। अगर 71 की इलेक्शन पढ़ते हैं आप, अगर गुजरात क्राइसिस को देखते हो, बिहार क्राइसिस को देखते हो, इंदिरा गांधी इलेक्शन को देखते हो, उसके बाद एमरजेंसी पीरियड को देखा हमने। ठीक है, 75 से लेकर 77 तक। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे जो मेन क्लैशेस हुए वो आपको पता होने चाहिए। एंड देन नेक्स्ट है मल्टी पार्टी कोलिजन। ठीक है,
इसमें क्या बताया गया है कि जब इलेक्शंस को होती है तो अगर इन केस कोई पार्टीज़ मेन डोमिनेंस में नहीं आती है तो वो क्या करती है, बड़े सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला के एक पार्टीज़ बनाती है, इज़ आल्सो नोन एज ए मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम। यहाँ पे ये कुछ डाटा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टीज़ का कितना है, कि कौन सी पार्टीज़ ने कितने % वोट से शेयर किया। डिफेक्शन में बता देता हूँ, जब एक इसका मीनिंग होता है जब, आई थिंक इसमें कुछ मिसप्रिंट कर दिया है, हाँ, जब एक पार्टीज़, इसकी PDF में पर्सनली भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अलग से चैप्टर की, जब एक इसका मीनिंग बता देता हूँ, जब एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर क्या करता है, एक ही टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देता है अपनी क्या करने में, कि कभी वो वाली पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, कभी वो वाली पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल क्लैशेस होने की संभावना होती है, इसको हम डिफेक्शन कहते हैं। सो ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया। ये मैंने ओवरव्यू ही दिया है चैप्टर को, एटलीस्ट इसको 1 वीक लगता है स्टडी, आपने डिटेल में स्टडी किया होगा ये चैप्टर, बट इन केस इफ़ एनी क्वायरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू विल आस्क मी, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई यू। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ थ्योरी पोर्शन ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। देखो किस तरीके से हमने डेमोक्रेसी को रिसर्जेंस हुआ, डेमोक्रेसी का दोबारा से रिसर्जेंस हुआ। एक चेन और इवेंट देखा गया बिटवीन 1973 से 1975 में, जिसमें क्या है, न्यू चैलेंजेस हुए इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। जैसे इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। 1975 से लेके 77 तक डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डार्केस्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद है सच डेवलपमेंट, बहुत सारी और डेवलपमेंट देखी गई, बट इमरजेंसी के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए थे, कॉमनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, social disturbances, there are the many clashes held between the common people and then the ruling government। अब रूलिंग गवर्नमेंट कहाँ रही, जो जिसने इमरजेंसी को ही प्रमोट कर दिया, तो वो कहाँ से और वो होगा, ठीक है। एक तरीके से एक डेमोक्रेसी होगी, राइट्स को ही वायलेट कर दिया गया, लोगों की लिबर्टी को ही कटेल कर दिया गया। बैकग्राउंड क्या है इमरजेंसी की? बैकग्राउंड मैंने आपको क्लास में भी एक बार बताया था कि 67 की इलेक्शंस हुई थी, उनको लगा था कि ये इलेक्शंस एक अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसमें क्या हुई है, कुछ डिमेरिट्स हैं या कुछ एक तरीके से अनफेयर तरीके से ये इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया है, जिसमें ये टेंशन देखी गई बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इनिशिएटिव लिए कि हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हैं उनको वायलेट ना होने दें, बट फिर भी ऐसा हुआ। Congress termed that stand of the court as against of the principle of democracy and parliamentary supremacy। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीमेसी को बचाने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सुप्रीमेसी को बचाने के लिए बहुत सारे और भी मेन एम्स या मेन एरियाज़ को देखा, ठीक है। उसके बाद है द अपोजिशन फेल्ट दैट द पॉलिटिक्स, और हाँ साथ में अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। आपने देखा होगा जो रूलिंग लीडर थे या रूलिंग पार्टी थी, उसने जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको क्या कर दिया था, जेल में डलवा दिया था, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक कंटेस्ट। अगर इकोनॉमिक कंटेस्ट से देखें तो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी कंट्री की थी वो इम्प्रूव नहीं हुई थी। इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, दैट इज़ द गरीबी हटाओ। उसके बाद इंडिया ने हेल्प की बांग्लादेश की, ठीक है, इंडिया ने हेल्प की बांग्लादेश की 1971 वॉर में, जिससे ईस्ट पाकिस्तान की फॉर्मेशन, ईस्ट पाकिस्तान ऑब्रोगेट हुआ एंड देन फॉर्मेशन हुई बांग्लादेश की। यूएस गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दी थी एड इंडिया की जब इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को हेल्ड किया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पीरियड पे। ये आपको ये वाले पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत सबसे ज़्यादा हाई कब हुई थी, कब किस तरीके से वो ऑयल प्राइसेस हाई हुए थे, कब हाई ऑयल प्राइसेस को हाई किया गया था।
उसके बाद है द फेलियर ऑफ मानसून इन 1972 टू 73। हाँ, इस टाइम पीरियड पे ये भी डेट याद रखना कि कौन से टाइम पीरियड पे मानसून फॉल हो गए थे, मतलब कि फेल हो गए थे, तो ये हुए थे 1972 टू 73। इसका रिजल्ट हुआ कि रैपिडली डिक्लाइन हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई 8% से। ठीक है, उसके बाद देयर वाज ए जनरल एटमॉस्फेयर एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑल ओवर द कंट्री। इससे क्या हुआ, इन दिस बैकड्रॉप कांग्रेस नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज वेयर एबल टू मोबिलाइज द पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली देखी गई हमें। ठीक है, कांग्रेस ने भी और नॉन कांग्रेस लीडर ने भी मूवमेंट स्टार्ट हुई। आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखी होगी गुजरात में, बिहार स्टेट्स में भी इन मूवमेंट्स के नेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और भी बहुत सारे जो मेन एम्स थे वो देखे गए। ठीक है, प्रोटेस्ट इन गुजरात की बात करें तो जन 1974 में गुजरात में मूवमेंट हुई, जिससे ये मूवमेंट इसलिए हुई थी क्योंकि कुकिंग गैस, फूड ग्रेन्स और इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, इसलिए लोगों के जो उस स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, और डिमांड कर दिया था कि आप क्या करवाओ, फ्रेश इलेक्शन को करवाओ, कंडक्ट करवाओ। मोरारजी देसाई जो थे ये प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के, और उसके बाद ही डिक्लेयर टू इनडिफाइंड फास्ट। हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला था कि मैं फास्ट पे चला जाऊंगा अगर आपने इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाया। ठीक है, अंडर इंटेंस प्रेशर और अपोजिशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन गुजरात इन 1975। उसके बाद 1975 में इसकी वजह से 1975 में गुजरात असेंबली इलेक्शन के इलेक्शंस हेल्ड हुई, जिसने कांग्रेस को हरा दिया। इस टाइम पे कांग्रेस में ही इलेक्शन हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी। कांग्रेस में गुजरात में ही इलेक्शन की गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस इस इलेक्शन में जनरल असेंबली के इलेक्शन में हार गई थी। प्रोटेस्ट इन बिहार की बात करें तो मार्च 1974 में बिहार में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, क्योंकि करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई पीक पे था, और इसको स्टूडेंट ने इनवाइट किया जयप्रकाश नारायण को कि वो क्या करें, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। एंड देन जयप्रकाश नारायण डिमांडेड दैट डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट बिहार। ही कॉल्ड इट, उन्होंने बोला टोटल रेवोल्यूशन को एस्टेब्लिशमेंट किया। एंड देन ही टेक ए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन दैट सिंहासन खाली करो। मोस्ट पोएम द जयप्रकाश नारायण फेमस कोटेशन दैट सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ठीक है, ही इम्प्रूव दैट द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंटिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन द कंट्री ऑफ इंडिया। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने पीपल्स मार्च निकाला पार्लियामेंट के सामने, जिसमें उन्होंने बोला और बाद में रेलवे स्ट्राइक्स को भी हुई, ये भी पूछा जाता है। जॉर्ज फ्रेंडिस रेलवे स्ट्राइक किसने की थी, पीपल्स मार्च किसने किया था पार्लियामेंट के सामने, कब हुआ था, ये चीज़ें याद रखनी है। जयप्रकाश नारायण वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस अपोजिशन लाइक द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस हो, द भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑल दिस मूवमेंट्स आर हेल्ड इन द टाइम ऑफ द when the Indira Gandhi is the ruling government। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट्स को देखा गया। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट पीजेंट्स के अपराइजिंग थे, क्योंकि नेक्स्ट बारी पुलिस स्टेशन एरिया इन द दार्जिलिंग हिल्स, इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ द लोकल कार्ड्स द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को फाउंड किया गया। Leninism and Marxism is also same. Leninism have followed the ideology of communism, and then Marxism has followed the ideology of socialism. Okay, so beginning from the Naxalbari police station, इन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दी, is also known as that Naxalite movement. In 1969, a branch broke from the CPIM Marxist ideology, and the new party, Communist Party Marxist Leninism ideology, was formed under the leadership of चारू मंजूमदार। ठीक है, चारू मंजूमदार। मेथड अडॉप्ट नेक्स्ट स्लाइड, इन्होंने कौन से मेथड अडॉप्ट किए, स्नैच लैंड, छीना रिच लैंड लॉर्ड से और बांटा गरीबों में और जिनके पास लैंड नहीं थी, ये इनके मेथड थे नेक्स्ट स्लाइड्स के। और इट्स स्पोर्ट्स एडवोकेट टू यूज़ द वायलेंट मीन्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। इनके पॉलिटिकल मेन पॉलिटिकल गोल्स ये थे कि क्या किया इन्होंने, सपोर्ट किया वायलेंट मीन्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल, अपने पॉलिटिकल गोल करने के लिए क्या किया, जो रूलिंग पार्टी उनके बीच में क्लैशेस करवा दिए। उसके बाद है मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द 9 स्टेट्स, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए, वायलेंस हुए,
रीज़न ऑफ नेक्सलाइट्स मूवमेंट को, क्या क्या रीज़न थे नेक्सलाइट मूवमेंट के। एक तो इनकी जो प्रोडक्शन थी पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस पे नहीं थी, दूसरा इनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, इनको रिसोर्सेज के और मनी लेंडर्स जो थे इनको एक्सप्लॉयट करते थे, इसलिए इन्होंने ये नेक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। और हाँ, जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल था क्योंकि इन्होंने इसकी बात नहीं मानी। ये जो हैं ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं जो देखे गए कि जुडिशरी ने एग्री नहीं किया। चीफ जस्टिस जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप देखोगे कि किस तरीके से कौन कौन से। उसके बाद एमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेरेशन ऑफ 12 जून 1975, जिसमें इंदिरा गांधी ने बोला कि सारे के सारे एमपीज़ और बीएमसी जो उनके अपोजिशन में बोलते थे चलो प्रिजन में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डार्केस्ट पीरियड रहा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में। ओके, वंस उसके बाद एमरजेंसी को घोषित होने के बाद फिर से दोबारा जनरल इलेक्शन करवाई गई 1977 में। ठीक है, ये आप सारे के सारे ये इलेक्शन टाइम पीरियड पे बताया गया है कि कौन कौन से किस टाइम पीरियड पे इलेक्शंस किए हुए। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग एमरजेंसी। कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज थी। इंडियन पॉलिटिक्स वॉज एमरजेंसी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और इन्वेस्टिगेशंस फॉर शाह कमीशन। उसके बाद इश्यूज़ रिगार्डिंग हुए एमरजेंसी पीरियड में, जैसे लैंड रिफॉर्मेशन, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, रिडक्शन ऑफ बाउंडेड लेबर। ऑल दीज इश्यूज़ आर बीन रिजॉल्व। उसके बाद ऑल दीज एग्रीमेंट्स, ऑल दीज इश्यूज़ आर डिस्कस। ओके, अब क्या लेसन सीखने को मिला हमें एमरजेंसी से। ठीक है, लेसन हमें ये सीखने को मिला एमरजेंसी से कि हमें क्या हुआ कि जो मेन अपोजिशन लीडर थे इनको इनके राइट्स को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी, उसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट हुई। ठीक है, आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक अपशर्जेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद 77 में इलेक्शन हेल्ड होने के बाद, ये मैंने मेन ही बताया है बच्चे। अगर थ्योरी में कोई भी क्वायरीज होती हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, बट जो आपका एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। तो आई विल सजेस्ट टू यू कि आप क्या करें, MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, जिसकी वजह से आप क्या कर सकें, ऑब्जेक्टिव अपने माइंड को ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बना सकें एज़ कम्पेयर टू द सब्जेक्टिव। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ने से इतना ज़्यादा LPG रिफॉर्म कब हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, ये मेन एम है इनके। ठीक है, एंड देन उसके बाद जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन, ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि पॉइंट्स थे मेन इसके। कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट वन इज राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, ये आल्सो प्रमोटेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। उसके बाद इन लोहिया के बारे में बताया गया है, दीन दयाल उपाध्याय एंड इंटेग्रल ह्यूमनिज़म के बारे में बताया गया है। ये आपका चैप्टर था जिसमें आपको बताना है, इट्स ए वेरी लेंथी चैप्टर, बट इन शॉर्ट में मैंने ये क्लैरिफाई किया आपको। इन केस अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वायरी होगी, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा वर्क कीजिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ज़्यादा डिस्कस कीजिए एज़ कम्पेयर टू द थ्योरी पोर्शन। इन केस अगर आपको थ्योरी पढ़नी भी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अच्छे सोर्स से, ये भी अच्छा है बट इन केस आप जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपको रिकमेंड कर दूँगा। ठीक है, प्रोवाइड कर दूँगा। ओके बच्चे, अगर कोई भी क्वायरी होगी इसके रिलेटेड, इस चैप्टर से 2 चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चे।